बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज के शो में बहुत सारे मसाइल डिस्कस होने वाले हैं। जहां से आगाज़ करेंगे वो है महंगाई, और महंगाई के बाद शहर में हर जगह कचरा ही कचरा है। फिर एक बहुत बड़ा मसला जो कि आजकल आवाम को फेस करना पड़ रहा है वो है लोड शेडिंग का 2 दिन जो बिजली गायब रही, उससे भी आवाम बहुत ज्यादा परेशान रही। इसके साथ साथ अहम खबरें होंगी आज के शो में डिस्कस, मिलवाएंगे आपको आज के मेहमानों से। लेकिन आगाज कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। खुशबू ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं शहर का मौसम इस वक्त कैसा है। जी खुशबू, बताइएगा मौसम कैसा है और पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, कोई बारिश के इम्कानात है? जी अना, बागात के शहर लाहौर की मौसम की अगर बात की जाए तो आसमान पर बादलों का बसेरा है। ठंडी ठंडी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। आज दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 79% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 जबकि कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्द हवाएं चलने से मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जी, थैंक यू सो मच खुशबू। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, हवाएं तो वाकई बहुत ज्यादा ठंडी लग रही हैं और इसी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी महसूस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। आज की लीड स्टोरी हमारे पास है डेली सिटी 42 की। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में होशरुबा इजाफा, घी 21 रुपए और ऑयल 19 रुपए महंगा हो गया है। हर 2 घंटे बाद घंटा बिजली गायब, शॉर्टफॉल 900 मेगावाट। नेप्रा ने नर्ख 1 रुपए 6 पैसे बढ़ा दिए। लाहौर पार्किंग कंपनी में जाली बैंक रसीदों पर कब्ल। और तामीराती कामों में 4 अरब 7 करोड़ से जायद की बेज़ाब्तियां। जी, तो ये हैं आज की वो तमाम खबरें, टॉप स्टोरीज जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब, इन हालात में वैसे कम ही लोग ठीक रह सकते हैं, जिस तरह से हालात चल रहे हैं ठीक रखना पड़ता है मेरे ख्याल से। देखिए, आप जानबूझकर इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो सबसे पहले डिस्कस करती हैं जिसपे आपको मेरा कोई कसूर नहीं राव साहब, इसका इल्जाम आप मुझे ना रियासत मदीना के दावेदारों को जिसमें तार तार करना पड़े, वो स्टोरीज आप जानबूझकर अपने शो में सबसे पहले रखती हैं। देखिए, अब महंगाई है तो क्या महंगाई ना हो, जब आप फ्यूल की प्राइसेस नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बढ़ाते हैं जो कि आपके कंट्रोल में होनी चाहिए और जिससे आप बराह रास्त आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। सबसे पहली जो सबसे पहला कुलिया वो ये है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, आपको याद है कुछ, क्या भूल तो नहीं गई कहीं कि तवातर से ये बढ़ रही हैं, यानी हर माह कभी 90 पैसे, कभी 1 रुपया 60 पैसे। चले जी, ये तमाम महंगाई की चीजें हमने डिस्कस करनी है। आगाज कर लेते हैं आज की लीड स्टोरी। और लीड स्टोरी क्या है हमारे पास? यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में होशरुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर जो है वहां पर सस्ती अशिया मिलती थी। खैर, घी 21, ऑयल 19 ऐसे ना करें, गुमराह ना करें आप अपने मिलती थी। ये कब की बात है? आप मुझे बताएं, किस जमाने की बात कर रहे हैं? स्टोर बनाने का मकसद क्या था? मुझे सिर्फ ये बता इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो तो यही था कि आपको अशिया कोरोनोश जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिलेंगी, लेकिन सब्सिडाइज्ड रेट्स पर ना दें, जो आपका जो खरीदारी का रेट है उसी पर दे दें तो बड़ी बात है। तो ये तो एक हर रोज आपको याद नहीं है, आपके रिपोर्टर्स वहां से हर रोज आपको खबर देते हैं कि फलां जो रैंक है वो खाली पड़े हैं, अगर कहीं पर कोई चीज है तो वो मार्केट के मुकाबले में उसकी ये सूरत हाल है। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशंस जो है ये अपनी अहमियत बुनियादी तौर पर खो चुके हैं, क्योंकि अगर इसी तरह तो से फिर मेरा सवाल राव साहब ये है, मुझे ये जवाब दे दीजिएगा
जब हमने कल डिस्कस किया कि सहूलत बाजार भी ऑलमोस्ट अब बंद होने जा रहे हैं मरहलावार, क्योंकि वो सहूलत नहीं दे सके हैं, तो बेहतर यही था कि उनको बंद कर दिया जाए। अब जब आपके यूटिलिटी स्टोर किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं दे सकते, तो इनको खोलने का मकसद क्या है ये भी बता दें। बंद क्यों नहीं किया जा रहा, ये तो चीजें समझ से बाहर हैं बिल्कुल। देखिए, ये हम पहले भी बात करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स, जितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि आबादी अगर सिर्फ आप लाहौर शहर को सिर्फ अगर आपने लेना है ट्राई के तौर पर, तो लाहौर शहर की आबादी जो सेंसिस के मुताबिक है वो 1 करोड़ और 12 लाख है, जबकि जो आना जाना है लोगों का वो 1.5 करोड़ से ज़ायद का है। अब मुझे बताएं, जहां इतनी बड़ी आबादी होगी और गिनती के स्टोर्स होंगे, तो वहां पर किस तरह से आप ये मुमकिन बना सकते हैं कि जो हर शहरी तक अशिया खुरनोश जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर पहुंचेंगी। अब सब्सिडाइज्ड रेट पर ना दें आप बेशक, लेकिन जो एक गैप होता है बराह रास्त फैक्ट्री से और थोक मार्केट का, उसको तो ख़त्म किया जा सकता था। बराह रास्त आप फैक्ट्री से मंगवा कर टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लें, पेपरा रूल्स के मुताबिक आप ख़रीदारी कर लें उनसे, लेकिन शहरियों को जो चीनी है वो तो एक्स मिल रेट पर मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। जो आपको आटा, घी और इस तरह की चीज़ें हैं वो एक्स मिल रेट पर मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। तो जाहिर है जब इजाफा होगा तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी जो है वो क्या कर सकेगा, मुसलसल इजाफा। हम इनफैक्ट देखते हैं, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आम मार्केट महंगाई के हमेशा जो आखिरी पहलू है, महंगाई का जो आखिरी पहलू है, मेरी बात सुन लेना, आप तो कवर करते हैं, शायद आप इसकी रीजन भी बता सके। आम मार्केट से खरीदारी मैं करने जाती हूँ, आप करने जाते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग करने जाते हैं। हमें सस्ती अशिया अगर चाहिए तो हम रुख करते थे सहूलत बाजारों का, हम रुख करते थे यूटिलिटी स्टोर का। अब जब वहां पे भी महंगी चीजें हैं तो इनकी अफादियत क्या है, इनको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों हम में से कोई अपने घर से दूर दराज सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर जाएगा जहां चीजें ही आपको उसी कीमत पर मिलनी है या फिर मिलनी नहीं है? यूटिलिटी स्टोर्स का अब तो जाहिर है ये बंद होने चाहिए, मुझे ये बताएं। बिल्कुल बंद होने चाहिए, इनका फायदा नहीं रह गया। इसका जो सब्सिडी, अगर सिर्फ आप इनकी जो सब्सिडी है वो देख लें तो आप हैरान होंगे कि इतनी सब्सिडी जाती कहां पे है। तो ये इनकॉम्पिटेंसी और मिसमैनेजमेंट का एक शाखसाना है यूटिलिटी स्टोर्स। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जो बड़े अरसे से बात की जा रही है कि ये अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं इस वजह से कि अपने मकासद ही पूरे नहीं कर पा रहे। इनका जो ऑब्जेक्टिव हो तो यही ना कि आम आदमी तक जो अशिया खुरनोश हैं वो इर्जा नरखों पर पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाती। अच्छा जी, अब इससे आगे हट के थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हालात बहुत ज्यादा परेशान कुन स्टिल हैं, ये सिर्फ समझने की जरूरत है। अब हमने देखा कि जब कोरोना की पहली लहर आई तो जितना माफिया था सरगर्म हुआ, आपने मास्क महंगे कर दिए, आपने जितनी सर्जिकल इस्तेमाल की चीजें थी सब महंगी कर दी। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है, अद्वियात महंगी हुई। क्यों महंगी हुई सभी लोग जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट भी सामने आई कि क्योंकि इस्तेमाल बढ़ गया है और उसको कंट्रोल भी करना है, इसलिए कीमतों में कहीं ना कहीं इजाफा करना पड़ा है। अब तिब्बी हालात महंगे हुए। आप 100 रुपए में जो थर्मामीटर खरीदते थे 250 रुपए में मिलेगा, क्या जवाब है इसका? ये अब समझ से बाहर है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की आपने इसमें बात करी दी तो आपको याद होगा कि 2 और 3 वीक्स अगो प्राइम मिनिस्टर की एक ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने चीनी की कीमतों का जो दावा किया था कि 25 से 30 रुपए तक चीनी की जो कीमतें हैं वो नीचे आई हैं। जो ही ट्वीट आई है उसके बाद आप देख लें चीनी वापस। तो जो पहले हम बात किया करते थे कि नोटिस ना ही लिया करें, और नोटिस आपके हक में बेहतर नहीं है, ट्वीट्स आपके हक में बेहतर नहीं है। तो ट्वीट्स के ज़रिए व्हाट्सएप गवर्नेंस, तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आपको फेस करना पड़ेंगे। अब ये जो हालात हैं, मुझे बताएं कि 5 का मास्क 5 रुपए का मास्क, और इसी तरह से अद्वियात की कीमतों में 346% तक इजाफा किया जा चुका है अभी तक 3 सालों में। तो उसके बाद तिब्बी हालात महंगे ना हो तो और क्या हो। अब ये सारी जो सिचुएशन है इस वक्त, इसको मुझे लगता है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं पाकिस्तान में, और बिलखसूस अब देखें आमर कियानी का स्कैंडल बना, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस था उनके पास, किधर गए वो? आज नहीं नजर आते। मिर्जा साहब आए, उसके बाद अब फैसल सुल्तान साहब हैं। ये सारे लोग
पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विसेज देने की जरूरत है वो नहीं दी जा रही, रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। रेगुलेटरी जो आपकी अथॉरिटीज हैं वो शायद लंबी तान कर सो गई असल में तरजीहात कुछ और है ना, सारा फोकस उसकी तरफ है और यहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा, ये अभी आज जिसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुझे यकीन है 12 बजे के बुलेटिन में हमारे फरदौस आशिक अवान साहिबा कहीं ना कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होंगी, 3 बजे भी वो कहीं ना कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होंगी, फिर 5 बजे और फिर इस तरह से वो हर 2 घंटे के वक्फे के बाद जिस तरह से मेडिसिन लेनी होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं। और उनसे ये सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये माजी के हुक्मरानों का किया दरा है जो हमारे सामने आ रहा है। तो कोई भी सवाल उनसे करेंगे तो वो कहते हैं कि इसका जिम्मेदार माजी है। मुझे बताएं कि 17-18 में क्या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और गैस का इशू था? आप खुद अगर बतौर कंज्यूमर ही आप अपने आप को एनालाइज कर लें तो आप अपने घरों के बिल्स देख लें, तब के और आज के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, हमने जब भी कंपैरिजन करना है तो जाहिर है प्रीवियस गवर्नमेंट से करेंगे ना, हम कंपैरिजन की हद तक नहीं रहते, कंपैरिजन से आगे जाते हैं। और आज भी 3 साल होने को हैं और आज भी अफसोस साथ अफसोस कि हम इल्जामात की बारिश कर रहे हैं, इल्जामात से अपनी जो कारकर्दगी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं छुप सकती ना, मुझे लगता है कि अब पानी जो है वो होंगे तो वो चीजें फिर डिस्कस भी की जाएंगी और सामने भी आएंगी। राव साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और इसके बाद कुछ बात हमने करनी है। जो फिलहाल बिजली की सूरत हाल नजर आ रही है, हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली गायब रही, शॉर्टफॉल 900 मेगावाट तक पहुंच गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हालात ये हैं कि कल सारा दिन सूरत हाल ये रही कि हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली गायब थी, लेकिन कल साथ एक और चीज सामने आई, वो ये कि नेपरा ने एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो ये महंगाई की एक पूरी सीरीज है जो चलती चली जा रही है और खत्म होने पे नहीं आ रही है। कहीं अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कहीं इस्तेमाल करने वाली दीगर अशिया जो हैं जिनमें हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, गाड़ियों की कीमतों में तो होशरुबा इजाफा हुआ, लेकिन गरीब की सवारी मोटरसाइकिल को भी महंगा कर दिया गया, साइकिलों को भी महंगा कर दिया गया। उसके बाद ये रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं जिसमें गैस आ जाती है, बिजली आ जाती है, जो कि आपने हर सूरत इस्तेमाल करनी ही करनी है। और अगर आप महंगाई की लहर को देखते हुए ये प्लान करेंगे कि आप इन चीजों का इस्तेमाल कम कर दें, वो नहीं हो सकता। वो इसलिए कि अगर आप कम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नर्ख जब बढ़ा दिए जाते हैं तो अल्टीमेटली आपके पैसे जो हैं जेबों से वो ज्यादा निकलते ही हैं। जी राव साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इसी पे फिर वापस आपको जाना पड़ेगा कि दावा ये की जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, रिसेंट ईयर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अब आप उसी इजाफे को अगर वो हुआ है तो इस तरह अगर लोड शेडिंग और आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो कैसे ऊपर जा सकती हैं। ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या जो दीगर शोबों में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी और फिर आप को खुदा न खासा ये ना हो कि उसमें भी डिक्रीज आए। अब एक चीज अगर अच्छी हो रही है तो उसको आपने फीड किस तरह से करना है, पूरा उसमें आपका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल वाजिया है कि कम से कम उनको 24 आवर्स जो गैस और इसकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको बहाल रखा जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरा मुल्क जो है वो रीस्टार्ट करना पड़ा आपको। आई डोंट नो कि क्या खराबी हुई उसमें, और उसके बाद से अब तक देखिए कि 900 मेगावाट सिर्फ लेस्को का शॉर्टफॉल है। लेस्को जो कि 4 से 5 अजला जिसकी डोमेन है और वहाँ पर ये सूरत हाल है। और उसके बाद ये अगर आप फेस्को या दीगर ख़ास तौर पर फैसलाबाद और जो दीगर जो डिस्कोज हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली, वहां पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि जहां पर इंडस्ट्री आपकी, अगर वहां पर आप इस तरह से शॉर्टफॉल रहेगा, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा या हर 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाएगी, तो आपकी जो सनत है उसका क्या हाल होगा, ये इसका शायद आपको अदराक नहीं है। आप ट्वीट्स के जरिए कोशिश करते हैं कि अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें, लेकिन उसमें अब ये हो रहा है कि अब मुसलसल शॉर्टफॉल है। इस शॉर्टफॉल इस मौसम में बात समझ आती है कि आपने कैनाल्स को बंद करना पड़ता है आपको बल सफाई की वजह से, और पानी का जो फ्लो है आपकी हाइडल जो जनरेशन है वो उसमें कमी आती है जिसकी वजह से आपको करना, लेकिन आपके पास अल्टरनेट मौजूद है।
सर्दियों में आपकी जो खपत है वो उस तरह से नहीं है जो कि अप्रैल और मई जून जुलाई तक में होती है। तो आपको अगर इन महीनों में आपके पास सिस्टम भी मौजूद हो, आपके पास प्रोडक्शन के लिए लोग भी तैयार हो, तो दूसरी जानिब बिजली जो आप अपनी सनतों घरों को तो छोड़े ना, आम आदमी को तो आप छोड़ ही देना कि उसको तो शायद चाहिए ही नहीं बिजली, वो तो पत्थर के दौर में रहता है, उसके लिए बिजली की अहमियत नहीं है। लेकिन जो आप दावा कर रहे हैं, जो बरामदात में इजाफे का दावा कर रहे हैं, जिनको आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है इस सेक्टर को बिजली की फराहमी तवातर से फराहम करना, तो उसका ही कम से कम ख्याल कर लें। अच्छा, जो शायद वो वसीतर मुल्की मुफाद में ऐसा भी फैसला कर लें कि IPPs मौजूद हैं, आप उन जो IPPs के पावर स्टेशन हैं उनसे आप जो निगोशिएशन कर रहे हैं गर्दिशी कर्जों को छुड़वाने के लिए, असल में गेम वो है इसके पीछे। और आप ने LNG के जो ठेके जो है वो ताखीर से टेंडर्स दिए, जिसमें ये अभी तहकीकात होंगी, यकीनन होनी भी चाहिए कि किसकी वजह से 120 अरब का जो स्कैम है वो सामने आ रहा है। एक चीज तो मुझे इस खबर के मुताबिक शायद सिप्रा साहब ने वाज़ेह तौर पर मेंशन किया है कि लेस्को 3 अरब 75 करोड़ की इजाफी वसूली करेगी सारिफीन से। कौन से सारिफीन से? बिजली चोर सारिफीन इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो कि हम देखते हैं बिजली चोरी की मद में जिन्होंने महीने लगाए हुए हैं, क्या वो भी इसमें शामिल हैं? हालात तो फिर गरीब के लिए वैसे रहेंगे ना। तो यानी ये तमाम रकम जो है ये उन लोगों से वसूल की जाएगी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ईमानदारी से अपने बिल जमा करा रहे हैं, और आपके बिजली चोर वहीं के वहीं रह जाएंगे, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर का जो बिल है वो 2 माह से ज्यादा लेट हुआ हो? कभी आप करके देख लें, जो ही डेट गुजरेगी अगले दिन आपका मीटर कट जाएगा, आपकी बिजली कट जाएगी, नहीं होगी बिजली। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, सार्फिन के साथ यही हो रहा है। अब जो बाअसर सार्फिन हैं, जाहिर है हर जगह पर बाअसर लोग भी मौजूद होते हैं, उनके साथ जो रवैया रखा हुआ है लेस्को ने, अगर इनकी फहरिस्त देख लें तो बाअसर ऐसी शख्सियात हैं जिनके जिम्मे वाजबात हैं लेकिन अदा नहीं हो रहे। तो उन वाजबात की वसूली के बजाय जो बोझ है वो जाहिर है आम सारफ पर पड़ेगा। तो इसी वजह से तो आपको खबरें आती हैं आए रोज के 1.5 मरले का घर है और 4 लाख रुपए का बिल आ गया है। तो इंटरेस्टिंगली वो बिल जब जाते हैं तो वो बिल माइनस नहीं होता, उसमें भी कोई रिलीफ की कुछ शक्ल निकलती है किसी सूरत से कि आपको देना पड़ेगा लेकिन वो आपके एडवांस में जो एडजस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह की गुफ्तगू जो SDOs हैं वो करते हैं। अब बात यह है कि आपने बिजली के जो वाजबात हैं वो वसूली की बजाय ये फैसला अगर कर लिया है तो ये इससे बड़ा और खलवाड़ क्या होगा। अब रियासत मदीना एक तरफ और दूसरी जानिब जेबों पर डाका। अब आप देख लें, ये इसको डाका ना कहें तो और क्या कहें। बिल्कुल सही। ये अगर आपने इतने जो पैसे पूरे करने हैं, लोगों को पर इसका बोझ डालना है। बिजली चोरी को आप रोक नहीं पा रहे, बिजली चोरी को तो रोकें पहले। बिजली चोरी को रोकने के बजाय आप दूसरी जानिब आ रहे हैं, जो लोग बिल दे रहे हैं, जो तवातर से अपनी बिल्स की अदायगी कर रहे हैं, उन पे आप मजीद बोझ डाल रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें जो इसका मतलब है आपकी गवर्नेंस में फ़र्क है, आपकी गवर्नेंस वीक है, आपकी रिट नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये स्टेप्स जो है वो लेना पड़ते हैं। राव साहब, ये जो तमाम चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये इनकी हुक्काम की नजरों से छुपी हुई हैं? उनको क्या सिर्फ हल यही नजर आता है कि कीमतें बढ़ा दें तो तमाम हल हो जाएंगे? जिस तरह से एक SHO को पता है ना उसके इलाके में कौन क्या कर रहा है, उसके इलाके में जो जिस तरह के जो कब्जा माफिया है वो जो एग्जैक्टली सब कुछ पता है, फहरिस्तें उनके पास मौजूद हैं, कितने गैंग्स जो हैं वो जिस इलाके में है। जिस तरह से एक पुलिस स्टेशन में फहरिस्तें मुरतब है ना, इसी तरह से सब डिवीजन में भी ऐसे ही है। जो आपकी सब डिवीजन हैं सबको पता है कि जो बिजली की जो खपत है वो किस जगह पर कितनी है। तो ये सारा जो है वो सारे की सारी दाल ही जो है वो काली है। ये दाल में कुछ काला वाली बात मुझे समझ नहीं आती, सारी दाल ही काली। यानी ये वो मामलात हैं जिनको आप जितना मर्जी डिस्कस कर ले, जितने मर्जी मसाइल उजागर कर ले, यहाँ पर आपको बेहतरी की उम्मीद कोई नजर नहीं आएगी, बल्कि आपको हर गुजरते दिन के साथ यही पता चलेगा
कि एक और चीज़ है जिसकी कीमत में इजाफा हो गया। खैर, हमारा काम है कि ये चीज़ें डिस्कस करना, आवाम के मसाइल लेकर आना, दिखाना कि आवाम की परेशानी किसे और कितनी है और उसका हल निकाला जाना चाहिए, जो कि हम कर भी रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और खबर यह है जी, लाहौर पार्किंग कंपनी में जाली बैंक रसीदों पर गबन और 5 सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी राव साहब, देखिए, लाहौर पार्किंग कंपनी बड़ी जबरदस्त कंपनी है। इसका आपको पता है इसका क्या मकसद था? कर रहे हैं आप। खैर, आपको पता है इसका मकसद क्या था? जी बिल्कुल। इसका मकसद था कि लाहौर शहर में लोगों को पार्किंग की बेहतरीन फैसिलिटीज देनी है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस कंपनी को चलाया जाना था जब ये बनी। चूंकि इससे कबल ये सिस्टम जो था वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास था और इसके बाद फिर ये कंपनी बनाकर सिर्फ ये किया गया कि ये जबरदस्त कंपनी सिर्फ मुझे लगता है प्लानिंग तक थी, जितनी आपने तारीफ इतनी जबरदस्त कंपनी है और अब भी है, यकीन करें। प्लानिंग तक अगर जबरदस्त इसलिए है, सिर्फ प्लानिंग तक जबरदस्त इसलिए है, नहीं प्लानिंग से आगे बात चली गई है। वो कहते हैं ना, मुख्तार है गल वध गई है, तो बिल्कुल बात बढ़ गई हुई है। यहां पर ओहदों की जो बंदर बांट है वो इस कदर अरूज पर है कि कोई पूछने वाला नहीं है। यहां पर एक एक ऑफिसर 5-5 डिपार्टमेंट्स के हेड्स रहे हैं और मजाल है कोई उनसे पूछे कि भाई क्यों आपके पास 5 ओहदे हैं। अच्छा, जब भी बात करते हैं यही ऑफिसर्स ऐसा काम करते हैं कि अपने ऊपर आने वाले जो इश्यूज हैं उनसे जान छुड़वाने के लिए बेचारे वो दिहाड़ीदार जो कि 500 रुपए पे सारा दिन इनको इतने पैसे कलेक्ट करके देते हैं, सारा मलबा जो है वो उन्हीं पर गिराने की कोशिश करते हैं। और इस केस में भी बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसमें इस केस को रजिस्टर्ड करवाने का मकसद ही ये है कि बहुत बड़ा जी गबन पकड़ लिया और उसके बाद बड़ी रसीदें पकड़ ली, सारा मैकेनिज्म इनका तय है। और आज भी आप अगर पार्किंग स्टैंड्स पर जाएंगे, जहां पर इन्होंने जो सर्विस देनी थी वो नहीं है। आपने दूर नहीं जाना, सिर्फ आपने मॉल रोड की जो पार्किंग स्टैंड्स है वहां पर देख लें, वहां पर टिकटिंग का सिस्टम शुरू किया गया था, वो कहां पर एग्जिस्ट करता है। वो मशीनें लगाई, उसके बाद वो बेकार, और फिर आपको मैनुअल जाली मोहरें और टिकटें जो पकड़ी गई हैं, ये क्या मामला है? देखिए, जाली टिकटें और ये सारी चीजें आज की नहीं है। इसमें तमाम ये जो ऑफिसर्स हैं ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं लगता इसका? चेक एंड बैलेंस कैसे होगा जब एक एक डिपार्टमेंट के 5-5 डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही सरबराह होगा, तो वो किससे, वो अपने आप से पूछेगा कि उस डिपार्टमेंट की। यानी ये बताएं, ये देखिए मेरी बात सुने, आप एंकर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो मुझे बताएं अगर किसी जगह पे गलती आई तो आप अपने आप को पूछेंगी कि कैसे। तो ये सूरत हाल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कैमरामैन गलती करेगा तो वो आप अपने आप से पूछेंगे ना फिर। तो यही है। अब आप बताएं, मिस मैनेजमेंट की इंतहा है। और अगर आप इनकी इनकम देख लें, इनके जो रसीदें कहां से पब्लिश होती हैं वो देख लें, तो आपको अंदाजा होगा कि एक बहुत बड़ा जो खाता है। साहब, हम लोग हर जगह पे जाते हैं, पार्किंग इस्तेमाल भी करते हैं, कि कीमतें पार्किंग की भी एक जैसी नहीं है, जहां मर्जी जो मर्जी वसूल किया जा रहा है। ये था इनका काम कि हर जगह पर एक सा जो टिकट हो। ऐसा भी बिल्कुल आज मेन बुलीवार्ड पे 150 रुपीज चार्ज किए जा रहे हैं। और बेले के नाम पे, बेले सर्विस के नाम पे 150 रुपए पार्क किए जाते, जो चार्ज है वो किए जाते हैं। आज भी शॉपिंग मॉल्स में जो पार्किंग के रेट्स हैं वो 4 गुना ज्यादा हैं जो सरकारी रेट्स हैं। अब जो कंपनी अपने रेट्स ही जो वो ना मुकर्रर करवा सके, हर जगह पर यकसा ना करवा सके, उसकी कारकर्दगी पर तो सवालात ही सवालात नहीं है, सवालात की बुछाड़ है। और अब देखिए, अब चेयरमैन भी आ गए नए, और उससे होगा क्या? 240 इनके पास जो पार्किंग स्टैंड्स हैं इन्होंने एमसीएल से लिए। और चेयरमैन नए आ गए, तो नए चेयरमैन को ये नहीं पता कि जाली मोहरें और जाली रसीदें जो है वो बनाई जा रही हैं, ये पकड़ी भी गई हैं मोहरें, उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। ये चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर बोर्ड का इजलास हो, बोर्ड का इजलास हो, इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो जो खुरा है वो उनकी तरफ जाएगा, ऑफिसर्स की तरफ ही जाएगा जो इसमें मिले हुए हैं, जिन्होंने रसीदें या जिनकी आशीर्वाद। ऑब्वियसली मुझे बताएं कि एक 700 वाला जो मुलाजिम है जिसकी 700 रुपये दिहाड़ी सैलरी है और डेली वेजेस पे है, किस तरह मुमकिन है
कि वो करोड़ों की जो गबन है वो कर सकेगा। किसी ना किसी की आशीर्वाद तो होगी ना उसको। तो ये आशीर्वाद वाले को पकड़ना जरूरी है। मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, बड़ा जरूरी है शेयर करना, कि एक ना साहब गाना गा रहे थे, तो एक साहब सामने से छुरा लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वो घबरा गए कि क्यों ऐसा क्यों है, तो कहने लगे कि नहीं तू गाई जा, मैं तेन लब रहा तेन लैके आया। तो इस तरह की सूरत हाल है, उसको ढूंढना बड़ा जरूरी है जो इनको लेके आया। असल में ये सारी सूरत हाल है। साहब इस चीज से आप भी एग्री करेंगे, जो लेकर आया अगर वो खुद ये तमाम चीजें जो है करवाने में मुलविस है तो फिर कि उसको पकड़ के क्या होगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। मैं एक और बात पे आ रहा हूँ। ये जो कंपनीज हैं, इनके कभी आपको दफातर जाने का हुआ है? आपको मौका मिला है कभी जाने का? इतने में ये पब्लिक सेक्टर, आप अंदाजा लगाएं कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं और इन्होंने आलीशान दफातर बनवाकर सरकारी इदारों में, उसके बाद खुद को रेंटल बिल्डिंग्स में ये रह रहे हैं। अब मुझे बताएं, बनता है राव साहब, मुझे बताएं कि इनके बिल्कुल बनता है। जब माले मुफ्त दिले बेरहम, जब रोजाना करोड़ों की इनकम होगी और लाखों में शो की जाएगी तो फिर तो बनता है ना, फिर तो कुछ भी बनता है। और इनके सिर्फ इनके जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, इनको मार ही इसी वजह से पड़ी है कि इनका जो रहन सहन है इस तरह का, जैसे कोई किसी सनती यूनिट का कोई ऑफिस हो, और सनती यूनिट भी वो भी जो कि बिलियनर की जो बरामदाद करता हो उसका यूनिट लगता है। लेकिन यहां पर आप देखें कि जब भी बात होगी इनकम करोड़ों की है, शो लाखों में की जाएगी। अब ये सारा मामला बड़ा ब्रीक बीनी से देखने वाला है। इतने ज्यादा पार्किंग स्टैंड्स हैं, इतनी ज्यादा पार्किंग साइट्स इनको दी गई हैं, उसके बावजूद इनकी जो आमदन है उसमें इजाफा नहीं हुआ। फिर आपको याद है कि पिछले दिनों ये भी फैसला किया गया कि पार्किंग की फीसें वो बढ़ाई जाएंगी। वो खबर सामने आने पर सिटी 42 ने वो मामला उठाया, तो उसके बाद वो पीछे गया। अब ऑफिसर्स की जो मिली भगत है उसके बगैर तो ये मैं नहीं मान सकता कि एक सुपरवाइजर की कोई हैसियत नहीं है कि वो इतना बड़ा जो काम है वो किसी की आशीर्वाद के बगैर कर सके। तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो तमाम तो नहीं, लेकिन जरूर इसमें ऑफिसर्स जो हैं वो मिले होंगे। इसके अलावा ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। ये इनके पास जो रसीदें आती हैं उसका भी पता करने की जरूरत है कि वो यानी ये काम खुद कराए जा रहे हैं और खुद इस चीज की सरपरस्ती भी की जा रही है, तो फिर एग्जैक्टली कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। फिलहाल हमारे पास एक अहम खबर मौसूल हुई, आप तक पहुंचा दें। का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। फाइनली देर आयत दुरुस्त आयत, यानी अब आज शहरियों को परेशानी का सामना नहीं रहेगा क्योंकि सिस्टम मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हम शामिल कर लेते हैं। अगली खबर हमारे पास है जी, फंड्स की किल्लत, महकमा खजाना का 35 अरब का इजाफी बजट देने से इनकार। एक तरफ फंड्स की किल्लत है तो दूसरी तरफ महकमा खजाना ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जी राव साहब, देखिए ये जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, मिसमैनेजमेंट हर सतह पर नजर आ रही है। अब डेवलपमेंट के लिए आपको कम से कम जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे और मुफादे आमा के थे उसके लिए आपको कमर बस्ता होने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने उनमें ताख़ीर की और ताख़ीर के बाइस बाद भी जो है वो अगर आपने करना ही है तो जो बर वक्त क्यों नहीं किया जाता। ये सवाल हम अक्सर उठाते हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना ही है तो फिर 2.5 साल डिले करने का क्या फायदा? क्या है? बिल्कुल उसकी जरूर कॉस्ट में आपने इजाफा करवाना है, जरूर उसमें मजीद आपने कल्चर बन चुका है ना। और यही बदकिस्मती है हमारी कि हम नया पाकिस्तान तो बना दिया, पुराने को दफना दिया, नया बना दिया, और उसके बाद हमने जो कल्चर है वो नहीं दफनाया। उस कल्चर को भी दफना देना चाहिए था साथ ही, कि कम से कम मुफादे आमा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। साहब आप कह रहे हैं कि उस कल्चर को भी दफना देना चाहिए था। किस चीज को दफनाते हैं? यहाँ तो वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, सिर्फ नाम का नया पाकिस्तान कहा जा रहा है। बस आपको क्या बदकिस्मती हमारी कि हम पुराना चूरन नई पैकिंग में खरीदने के आदी हैं। तो ये पुराना चूरन ही बेसिकली बेचा गया है नई पैकिंग करके, और नई पैकिंग भी अब फट चुकी है सारी, वो ख़राब हो चुकी है, और उसमें नई पैकिंग में अब कुछ नहीं रहा। सबको पता चल चुका, अब भांडा फूट चुका है उसका बीच चुराहे। तो अब सारी सूरत हाल है। बात यह है कि PND को फंड्स के इजरा के हवाले से ये कहा यह जाता है कि फंड्स नहीं है, और उसके बाद जब DG खान की बारी आती है
तो पता नहीं फंड्स कहाँ से जनरेट हो जाते हैं। बिल्कुल। और अक्सर हमारे रिपोर्टर अली रामे इस पर स्टोरी देते हैं कि आपने अली रामे का जिक्र किया तो अली रामे की खबर मेरे सामने है और ये भी समझ से बात चीजें हैं जी। तामीराती कामों में 4 अरब 70 करोड़ से जायद की बेज़ाब्तियां और वजीर आला ने काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। बिलाशुबा ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया, लेकिन ये बेज़ाब्तियां हुई कैसे? जब हो रही थी तब इस पर क्यों नहीं नजरसानी की गई? यानी आराम से जिसने जो करना था कर लिया, अब आगे कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी भी क्या नहीं? ये ऑडिट रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है हर डिपार्टमेंट की। इसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स की बात की गई है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी है, एलडीए भी है, टीपा भी है और दीगर जो एजेंसीज हैं जो कि एग्जीक्यूशन एजेंसीज हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उनका भी तज़किरा है। तो इतनी बड़ी अमाउंट का मिस मैनेजमेंट और उसमें बेज़ाब्तगियों का आना यकीनन एक बड़ा सवाल है और इसमें बर वक्त तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आज ये मामला मंजरे आम पर आया तो इस पर 3 साल बाद जाके इंक्वायरी हो। क्यों आज, क्यों नहीं? अगर आज अब ये आ चुका है तो इसकी तह तक जाना भी बहुत ज़रूरी है। ये है वो काम जो करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें इसको सेट असाइड कर दिया जाता है। चूँकि अब अगर करेंगे तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और ये समझा जाएगा कि शायद इनकी गवर्नमेंट के इनकी गवर्नमेंट की वजह से कोई इस तरह से हुआ है। कुछ भी हो, ये आपको करना चाहिए, ये अच्छी रवायत आपको डालनी चाहिए कि ख्वाह जिसके भी दौर में है इसको मंजरे आम पर जरूर लाना चाहिए। तहकीकात, शफाफ तहकीकात जरूर होनी चाहिए। अगर कोई मुलव्वस है तो उसको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए ना कि आपने इस तरह की चीजों को रोकना है। तो जब आपने रोकना है तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी इसमें शामिल है उनको कम से कम आप मिसाल बनाएं, ताकि बाकी लोग भी थोड़े से अलर्ट हो जाएं कि अगर कुछ किया गया तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये चीजें सुस्त रवि से चल रही हैं। सीएम साहब ने नोटिस ले लिया है, अब देखें इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से इसको आगे लेके जाया जाता है। राव साहब, पहले भी इस तरह की मिसालें मौजूद थी, तो हमने कार्रवाइयां देखी हैं किस तरह से सुस्त रवि का शिकार रहती हैं और बहुत सारी जो है वो तो फाइलों की नजर ही हो जाती है। इसकी जो अगर ये पंजाब की हद तक बात हमने करनी है तो फिर आपको एंटी करप्शन का एक डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि अपनी जो एंटी करप्शन की उसकी जो एक स्लोगन उसके ऊपर है उसको ख़त्म नहीं कर सका। अब भी प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए सियासी मुखालफिन के घरों पर भी चढ़ाई की गई, सियासी मुखालफिन को हर तरह से रगड़ा लगाने की भी बात की गई, लेकिन कुछ निकला नहीं। और दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर अपनी ट्वीट के ज़रिए बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं डीजी गौहर नफीस साहब की। मुझे समझ नहीं आई कि क्यों तारीफ़ें की जा रही हैं। इसलिए तारीफ़ें की जा रही हैं कि जो सियासी मुखालफिन हैं उन पर चढ़ाई करने में कामयाब हुए। आज डीजी साहब के ऑफिस की आप जो साइलिन की आम जो साइलिन हैं जिनकी एप्लीकेशंस हैं, जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उनकी अगर आप कारकर्दगी उस पर अगर कारकर्दगी का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या इनकी कारकर्दगी है। तो सारा जैसे फेक रिपोर्टिंग है ना, वैसे इधर भी फेक रिपोर्टिंग चल रही है और हर कोई शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में मगन है और इससे कुछ हासिल नहीं आपको होगा। आपने चढ़ाई की, खोखर पैलेस पे चढ़ाई की, नाकामी का सामना करना पड़ा। अब उस मामले को आप स्टेट लैंड से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दिन रात कोशिश है कि वो स्टेट लैंड किसी ना किसी तरह से निकल है, वो नहीं निकलेगी। अब सारा मामला सब जुडिस है। इसी तरह से शेख रोहेल असगर के घर पे चढ़ाई की मामला सब जुडिस है और दीगर मुखालफिन को छोड़ा नहीं गया, जबकि आपका काम यह है कि बदअनवान जो अनासर हैं उनको पकड़े जो डिपार्टमेंट में का मकसद सबको सब चीजें किस ट्रैक में जा रही हैं, सभी ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, अगर इस पर हम देखें शफाफ इस पर जो इन्वेस्टिगेशन हो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। राव साहब, एक और खबर शामिल कर लेते हैं। शहर का ये बहुत बड़ा मसला है, आपने इस पर नजरसानी कराई है, थैंक यू सो मच। आप बारहा ये भी चीजें मेंशन करते रहते हैं कि किस तरह से जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं वो खतरा बने हैं, लेकिन अब लाइसेंस भी नहीं, एनओसी भी नहीं, शहर में एलपीजी सिलेंडर की रीफिलिंग का गैर कानूनी कारोबार जारी है। डीसी साहब बड़ी कार्रवाइयां अक्सर हमें करते नजर आते हैं, तो ये 1-2 कार्रवाइयां जो सिर्फ आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आती हैं उसके बाद कुछ नहीं होता, क्यों ऐसा है? देखिए, यही तो मसला है कि फोटो सेशन से बात आगे नहीं बढ़ी। अब किसी गली मोहल्ले में कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है।
जिला इंतजामिया ने करना है, सिविल डिफेंस ने काम करना है। असिस्टेंट कमिश्नर जगह जगह हमें एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां करते नजर आते हैं। और, तो ये जो जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ी बात है। और इंटरेस्टिंग इसमें पहलू ये है कि अगर आपने इस कारोबार को करने की इजाजत देनी है तो इसके लिए स्पेसिफिक एरिया जरूर होना चाहिए। यानी अब अगर आप देखें कि अगर 6 मंजिला इमारत है और उसके नीचे एक दुकान में एलपीजी का कारोबार हो रहा है, तो इसका मतलब है 6 मंजिला इमारत में रहने वाले तमाम लोगों की जिंदगी आपने दांव पर लगी और किसी भी वक्त हादसा जो है वो हो सकता है। अब बात करने वाली ये है कि इस तरह का कारोबार जो है वो आपको एक तो इसके लिए स्पेसिफिक जो एसओपीज हैं वो बनाने चाहिए और लाइसेंस दें। वो कहते हैं लाइसेंस दें उनको, वो चाहते हैं कि उनको जो लीगल शेल्टर है वो मिले, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हिफाजती इकदामात को मॉनिटर करना जो कि जिला इंतजामिया का जेली इदारा सिविल डिफेंस है उसको चाहिए कि वो करे। वो करते तो हैं लेकिन आई डोंट नो कि हम तो हर तरफ बिखरे हुए ये सिलेंडर्स देख रहे हैं। और सिलेंडर्स के हवाले से जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन है उनके साथ बैठ कर के इसमें स्पेसिफिकली जो कंपनीज हैं उनको ऑथराइज किया जाए, ऐसा हो इस पे देखा भी जाए, क्योंकि ये मामला कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हमें चलना है ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिएगा जिसके बाद शो में एक बार फिर से हाजिर होंगे और कुछ बात करेंगे सबसे बड़े मसले महंगाई पर, हल भी कोई निकाला जा रहा है या नहीं। हमारे साथ रही जी। तो नाज़रीन ये कहानी शुरू हुई थी आटा चीनी घी महंगी होने से और ये सिलसिला चलता चला कहीं थमा नहीं। कभी आपको पेट्रोल की कीमत में इजाफा नजर आया, कहीं आपको कीमत में इजाफा नजर आया अशियाए जरूरिया की, फिर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा, मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा, यानी कोई जगह ऐसी नहीं रही जहां पर हमें महंगाई नजर नहीं आई और आवाम परेशान नहीं हुई। इसके बाद हुआ क्या कि गैस गायब हुई, लेकिन गैस की कीमत आपके सामने ही है कि बिल आपको भारी भरकम आ रहे हैं। सर्दियों में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं। अवाम जाएं तो कहां जाएं। अब हुआ ये, जो सहूलत बाजार लगाए गए थे जिससे अवाम को सहूलत देनी थी, वो सहूलत देने से कासिर हुए, तो फैसला ये किया गया कि 8 फरवरी से इन सहूलत बाजारों को भी मरहलावार बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर, जिसके बारे में सभी लोगों को पता है कि यूटिलिटी स्टोर इसलिए बनाए गए थे कि ये सब्सिडाइज अशिया अवाम को फराहम करेंगे, लेकिन अब यहां पर हालात ये हैं कि यहां पर हर रोज हर गुजरते दिन के साथ अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो फिर इसकी आफादियत क्या है, किस मकसद के लिए इसको बनाया गया था? जब वो मकसद पूरा नहीं हो रहा तो इनको भी बंद कर देना चाहिए। अवाम की परेशानियां इस कदर हैं, महंगाई इस कदर है, लेकिन इसका हल हमें कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ एक चीज जरूर ऐड हो जाती है जिसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। इससे पहले कि हम इस बड़े मसले पर हुकूमती राय लें, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। उनसे उनकी माहिराना राय जान लेते हैं कि ये वाकई कंट्रोल से बाहर है। अवाम क्या मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ महंगी अशिया खरीदना रह गया है? क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की एक लहर देखी जा रही है, बिलाशुबा अवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है। तो मुझे बताएं असल हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है? ये आप कौन से मुल्क की बात कर रही हैं? इस मुल्क में तो कोई महंगाई शंगाई नहीं है, मैशत ठीक हो गई हुई है, सब कुछ, घबराना आपने है नहीं। आप पता नहीं मुझे कौन से मुल्क की बातें बता रही हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारा तो कहता है कि मैशत ठीक हो गई है और चीजों की कीमतें जो है पहले वालों के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। ये प्रोपेगेंडा मैं मानूं या मैं जो आप बात कर रही है इसको मैं मानूं? आप इस हुकूमत के खिलाफ है, आपका ताल्लुक पीडीएम से है। ये है वो ढिठाई जिसको हम हर रोज सुनते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के वजीर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं, चाहे वो तर्जमानों की पूरी फौज है। ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं और इस कौम के साथ हर रोज मजाक करते हैं। एक नया कीमतों के मामले में कौम जो है वो अब फट पड़ने के करीब पहुंची हुई है। गरीब आदमी की सकत से हर चीज बाहर होती जा रही है। कभी किसी ने तस्वुर किया था कि अंडा जो है वो 25 रुपए का हो जाएगा, कभी किसी ने तस्वुर किया था कि रोटी जो है वो 15 रुपए से 30 रुपए में बिकनी शुरू हो जाएगी, कभी किसी ने तस्वुर किया था कि बिजली तेल गैस की कीमतें जो है वो इस ढिठाई से हफ्तों के एतबार से और 15 दिन के एतबार से बढ़ाई जा रही है कोई पूछने वाला? इनको फिर कहते हैं पीडीएम जो है जी ये गैर मुल्की एजेंडे पे वो काम कर रही है। ओ बाबा, ये गरीब आदमी की जो बर्बादी हो रही है ये गैर मुल्की है?
बिल्कुल। ये तो पाकिस्तानी है, इनके साथ आप कर क्या रहे हैं? मुझे कोई एतराज नहीं, कीमतें बढ़ती रही हैं माजी में भी, हालात का तकाजा होता है, लेकिन मैंने हुकूमती सतह पर इस लेवल की ठिठाई अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। जिस ठिठाई के साथ वो झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि कीमतें जो है वो काबू में है। सलीम बुखारी साहब, जब कभी बात की जाती है ना महंगाई की, तो माफिया की आड़ ली जाती है और खुद को बरी जिम्मा कर दिया जाता है। अब क्या ये माफिया हुकूमत को कंट्रोल कर रहा है? क्या ये हुकूमत से ज्यादा ताकतवर माफिया है जिसकी आड़ में हमेशा ये कह दिया जाता है कि माफिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, 1-2 कार्रवाइयां की, लेकिन ये माफिया बेलगाम है? भाई, अगर आप मुझसे सच पूछना चाहती हैं तो हुकूमत इस वक्त सबसे बड़ा माफिया खुद है। जिस हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग इस डाके के, इस चोरी में मुलव्वस हों, वहां क्या बात कर लिया किसी ने जो आटा चीनी बहरान हुआ था? क्या कर लिया किसी ने जो दवाइयों की कीमत 500% बढ़ गई थी? क्या कर लिया किसी ने जो पेट्रोल का स्कैंडल हुआ था? स्कैंडल के बाद स्कैंडल। इनको तो शर्म आनी चाहिए माजी के लोगों को बेईमान करार देते हुए। ये तो सबसे बड़े चोर और डाकू खुद है। ये मैं बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कर रहा हूं कि आप कोई क्राइटेरियन ले लीजिए, कोई आप इंडिकेटर ले लीजिए जिसके जरिए आपको ये समझ आ सके कि गरीब आदमी की जिंदगी यहाँ किसी एतबार से आसान हुई है। कोई एक ऐसा शोबा नहीं है, कोई एक ऐसा आइटम नहीं है, चाहे वो सब्जियां हैं, रोजमर्रा की चीजें इंसान की जिंदगी से जुड़ी हैं। गरीब आदमी तो जीता ही सिर्फ उन चीजों में है जो हर रोज के इस्तेमाल। बिलाशुबा आपने बजा फरमाया, और गरीब आदमी की जिंदगी ही यहाँ पर तंग की जा रही है। थैंक यू सो मच। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। और बिलाशुबा अब गरीब आदमी की सकत नहीं रही है, अब बात आटा चीनी से काफी आगे गुजर चुकी है। अब जिंदगी तंग की जा रही है गरीब आदमी पर। गरीब जाए तो कहां जाए? इसी पर अब हम हुकूमती मौकिफ भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसिम शौकत अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मेरा तो ठीक है, लेकिन आपका मुझे मूड बड़ा अग्रेसिव लग रहा है। लेट्स सी। आसिम साहब, जब आप हालात देखते हैं, अवाम की परेशानियां देखते हैं, और अवाम में हम भी शामिल हैं। अब मैं, जैसे कभी सलीम बुखारी साहब कह रहे थे, कभी किसी ने सोचा नहीं था अंडा आपको 25 रुपए का मिलेगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अशिया इतनी महंगी हो जाएंगी कि अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे देगी। ऑब्वियसली हम भी वहीं स्टैंड करते हैं, हम भी उसी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही? अच्छा अना, अब चूंकि आपने काफ़ी इसमें लिया, मुझे 1 से 2 मिनट दीजिएगा थोड़ा सा करने का। पहली चीज़ तो ये कि लेट मी कैंडिडली एडमिट कि हमारा ये मैंडेट था कि हम महंगाई को कम करेंगे और ये जो ज़रूरी अशिया हैं इनकी कीमतों को नीचे लेकर आएंगे। मैं इसको एडमिट करता हूँ। नंबर 2, यस अभी महंगाई है। देखें, अब मैं आपको समझाऊं, लेकिन ये मान लें कि हद से ज्यादा महंगाई है। सिर्फ महंगाई मान लेना इज नॉट इनफ। जिस तरह अभी हम आगे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन नॉर्मली ये जो चीजें आपने भी कही ना, जिस तरह एक जमाने में टमाटर बहुत ऊपर था, रोज प्रोग्राम करते थे, आज टमाटर का किसी को पता भी नहीं है। ये मार्केट फोर्सेस डे टू डे इन चीजों की कीमतें डिसाइड करती हैं। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें कल महंगी थी, आज सस्ती हैं, कुछ चीजें आज क्या कहते हैं महंगी हैं, कल सस्ती थी, ये चलता रहता है। लेकिन देखें फिनोमेना क्या है, ये जो मुल्क होता है ना, ये एक घर की तरह होता है। आपकी कुछ आमदन के जरा होते हैं, कुछ आपके अखराजात होते हैं। जब आपके अखराजात बढ़ जाते हैं बवजह मजबूरी या आपके गलत फैसलों की वजह से, तो आप उनको पूरा करने के लिए कर्ज वरा लेते हैं। अच्छा, अब एक वक्त तो ये होता है कि आप कर्ज ले रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा वक्त आ जाता है जब आपको कर्ज वापस करना पड़ता है। और अगर उस वक्त आपकी आमदन ना बढ़ी हो तो फिर घर वालों पर मुश्किल वक्त आ जाता है। नासिम साहब, अब तो वक्त ऐसा आ रहा है कि आपका जराए आमदन कोई नहीं रहा, लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन देखे ना, अब मैं आपको बताऊं, 2 चीजें इसमें है। पहली चीज तो ये कि जब हम कर्जा ले रहे थे, एक वक्त था 2008 के बाद जरदारी साहब की हुकूमत में हम $2.5 बिलियन महाना सालाना वापस करते थे। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हम $5 बिलियन वापस करते थे। आपको पता है पिछले 2 साल में हमने $10 बिलियन कर्जा वापस किया है, वो कर्जा जो हमने लिया भी नहीं था। मुझे सिर्फ ये अब होगा क्या? अब ये बातें पुरानी नहीं, पुरानी नहीं है, अल्टीमेटली सख्ती आएगी। अब अब मैं आपको 2 चीजें बताऊं। अब मैं आपको 2 चीजें देखिए। अब इसका हल किस तरह हो सकता है? इसके 2 तरीके से, इसको कहते हैं पुश एंड पुल फैक्टर्स। एक तरफ से हम
अपनी मैशत को ठीक करने जा रहे हैं। लेकिन ना इकोनॉमी जो है ना, ये ब्रॉडर टर्म है जिसमें इन्फ्लेशन क्या सिर्फ महंगाई करके, क्या सिर्फ नहीं, हर चीज महंगी करके, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो अद्वियात है, चाहे वो खाने पीने की अशिया है, चाहे वो बिजली है, ये सब चीजें महंगी करके डू यू थिंक कि आप मैशत को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे? मैशत में मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन इज जस्ट वन इंडिकेटर जिसमें अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ा और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्योंकि आम आदमी इससे लिंक्ड होता है। लेकिन मैशत इज नॉट जस्ट इन्फ्लेशन। मैशत में अगर आप देखें 2 से 3 इंडिकेटर मैं आपको बताऊं, आप पिछले 6 महीने से आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो मुसलसल $2 बिलियन से ऊपर हैं। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था $20 अरब से सरप्लस में गया है। ये बता दें गरीब आदमी को जिसने 500 रुपए दिहाड़ी कमानी है, उसको इन फिगर से क्या लेना देना? अच्छा, अभी शहजाद खान ने हमें ज्वाइन किया है, कुछ मार्केट में गरीब आदमी की तरफ भी आता हूं, आपने मुझे मौका देना कि गरीब आदमी के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। जरूर आसिम साहब, हम शहजाद की तरफ चलते हैं। शहजाद बताइएगा, आप कहां पर मौजूद हैं? यूटिलिटी स्टोर पर अशिया महंगी हुई हैं, सहूलत बाजारों की आफादियत नहीं, बाहर की सूरत हाल कुछ बताएं, कौन कौन सी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे भाई जिक्र कर रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत बेहतर हो गया, पॉजिटिव हो गया है, तो इससे गरीब आदमी का पेट जो है वो नहीं भरता। इस वक्त हम शहर की ओपन मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ओपन मार्केट के अंदर अगर आप सिर्फ 2 हफ्तों का तकाबली जायज़ा ले लें तो चीनी की कीमतें भी कंट्रोल से जो है वो बाहर होती दिखाई दे रही हैं, 85 से चलती हुई अराउंड 100 पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा इसी तरह अंडे जो हैं 25 से 30 रुपए का अंडा जो है वो मिल रहा है। इसके अलावा बुनियादी चीज़ शायद ज़रूरिया में जो घी और ऑयल की कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। डेढ़ हफ्ते के दौरान तकरीबन 15 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से बढ़ चुकी हैं। इस तरह दीगर कमोडिटीज़ की भी यही हालत है। अकबरी मंडी पे हम विज़िट कर चुके हैं, वहाँ पे भी जो दालें हैं जो एक सरकारी प्राइस लिस्ट जारी की जाती है उससे 70 रुपये तक ज़्यादा नरखों पर बेची जा रही हैं। ये कंट्रोल करना तो बुनियादी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नमेंट का काम है, इन्फ्लेशन को रोकें। और इसके अलावा अगर आप नज़र डालें इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पे तो तकरीबन 1 साल के दौरान 40% इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा आप अवामी सवारी जो मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं उसकी बात कर लें तो गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान होंडा की तरफ से 3000 रुपये फ़ी बाइक कीमत बढ़ाई गई। उसको देखते हुए यामा ने 6 से 7000 रुपये फ़ी बाइक की कीमत बढ़ा दी। सेविंग मशीन की बात कर ले, एक बड़ी बुनियादी चीज़ समझी जाती है, तकरीबन हर घर के अंदर होती है जो मिडिल क्लास से और या लोअर मिडिल क्लास से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। सिलाई मशीन वो 1 साल पहले हमें मिल जाती थी 5, 5.5 या 6000 के आसपास, अब वो भी 11, 11,500 के आसपास जो है वो शहरियों को मिल रही है। और यही सूरत हाल तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी की है। तो ये है, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई है इन्फ्लेशन को रोकने में। आम आदमी आपसे क्या मांगता है? आम आदमी सिर्फ मांगता है कि आप उसको बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो है वो अर्जा नरखों पर फराहम कर दें ताकि वो अपना पेट पाल सके। उसके बाद आप मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक करते रहें, करप्शन करने वालों के खिलाफ पीछे जाएं या उनको जेलों में बंद करें। आम आदमी तो इससे कोई सरोकार नहीं है, उसका कंसर्न सिर्फ बुनियादी अशिया ज़रूरिया है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे। और कौन कौन सी अशिया कितनी महंगी हुई, सारिफीन की कुव्वत खरीद तक पहुंच चुकी है, शहजाद हमें बता रहे थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सो नाज़रीन, ये अपडेट्स ही आप तक पहुंचा दी। हमारे मेहमान आसिम शौकत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बढ़ती हुई महंगाई आया कंट्रोल से बाहर क्यों होती चली जा रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमने बात की गरीब आदमी का कोई लेना देना नहीं। शहजाद हमें बाहर की सूरत हाल बता रहे थे कि गरीब आदमी जो कि अशिया की खरीदारी करने के लिए आ रहा है उसको इन डिटेल से ना तो कोई लेना देना है ना कुछ जानना है। जब आपको हर चीज की कीमत में 50% इजाफा मिलेगा, बल्कि 100% भी इजाफा हुआ है, तो फिर गरीब आदमी क्यों जानेगा कि क्या बेहतरी हो रही है? अच्छा अना, इस हद तक आपकी बात ठीक है कि गरीब आदमी जो है वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे उसका इतना कोई कंसर्न नहीं होता। उसको नहीं ये पता होता कि रेमिटेंसेस क्या हैं, आपका फॉरेन रिजर्व अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। वो मेनली इस चीज़ से कंसर्न होता है कि उसकी जो अशिया ज़रूरत है वो उसको रोज़ अर्जा नर्क पे उसमें मिलती रहे, उसका सिलसिला चलता रहे। लेकिन ये हकीकत तो है और आपने और हमने ही समझाना है कि 30 साल मुल्क कर्जे लेता रहा है। अब हमने कर्जा भी उतारना है, खर्चे भी बढ़ गए हैं, आमदन भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी ने तो सख्ती बर्दाश्त करनी है। अब देखें, मईशत का पहिया छोड़ दें, मुझे बताएं, आपने अवाम को सहूलत देने के लिए सहूलत बाजार लगाए, अब वो बंद क्यों किए जा रहे हैं? वो बंद इसलिए नहीं किए जा रहे, वो एक इंटरिम सेटअप था। असल जो इंस्टीट्यूशन है वो मॉडल बाजार का है जिसके लिए बाकायदा एक अथॉरिटी बनी हुई है। मॉडल बाजार में भी अशिया सस्ती तो नहीं मिल रही। मॉडल अच्छा ऐसे तो नहीं हो सकता, कंपैरिजन किया जा सकता है कि
वहां पर आम मार्केट से थोड़ा सा सस्ता हो गरीब आदमी के लिए, कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली यही मार्केट चल रही है। नंबर 2, देखिए परसों एक बहुत अहम इजलास हुआ है और हम एक नया सिस्टम लाने जा रहे हैं, DSSI, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन। मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको इसमें बताऊं कि इसमें मार्केट में जो एक्चुअल प्राइसेस जिसके ऊपर ये खरीदो फरोख्त हो रही है वो और डीसी रेट को कंपेयर किया जाएगा डेली बेसिस पर, और जिला टू जिला कंपैरिजन होगा कि अगर अंडे लाहौर में 200 रुपए हैं तो गुजरांवाला में 220 कैसे हैं या क्यों हैं, बॉटलनेक्स कहां हैं, और हर जुमेरात को डीसी की जो एक रैंकिंग होगी वो पब्लिक की जाएगी। इस तरह आपका जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है उसकी स्टैटिस्टिक्स, मार्केट के स्टैटिस्टिक्स, डीसी रेट को कंपेयर करके कोशिश की जा रही है कि ये जो मार्केट में फर्क आता है डीसी रेट में और एक्चुअल मार्केट वैल्यू में उसको कंट्रोल किया जाए। देखिए एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट जारी है। दूसरा, आपने ये देखा कि चीनी माफिया के लिए रिपोर्ट्स बन रही हैं, तहकीकाती रिपोर्ट्स हो रही हैं, पेट्रोलियम के लिए तहकीकाती रिपोर्ट्स ना सिर्फ बन रही हैं बल्कि पब्लिक हो रही हैं। एक कोशिश भरपूर जारी है कि किसी तरह इन माफिया, ये चीनी माफिया की दौड़ तो बहुत लगी हुई है, लेकिन चीनी महंगी होती चली जा रही है, फिर आवाम को उस माफिया का फायदा क्या? आप पकड़ भी लेते हैं, आप रिपोर्ट भी पब्लिक कर देते हैं, 100 रुपए चीनी जिसने खरीदने जानी, आसिम साहब, उसको क्या फायदा? अच्छा, चीनी देखें इस महीने महंगी हुई है शुरू में, वरना हमने इसको 80 रुपए के राउंड अबाउट लगभग इसको लेकिन एवरेज 80 कर रुपए दिया में था। भी वो चीनी मिल रही थी जो इंतहाई पाउडरी फॉर्म में थी, नमक की तरह की चीनी, लेकिन वो बहरहाल चीनी थी, काम करती थी। और अगर अब अगले हफ्ते तक इसकी चीनी की कीमतें ना हुई तो हमारे पास जो रिजर्व चीनी पड़ी हुई है जो हमने इंपोर्ट की थी वो हम मार्केट में दोबारा ले आएंगे और आप देखेंगे कि 2-4 दिनों में चीनी की कीमत दोबारा स्टेबल हो जाएगी। चलिए जी, ये आवाम के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये जो हर चीज में हम माफिया की आड़ दे देते हैं कि मार्केट में अगर चीजें डीसी रेट आपने पहुंचा दिया, रेट लिस्ट पहुंचा दी, माफिया का वहां पे अच्छा, राज। दोनों बातें ठीक है। क्या है माफिया? मुझे बता दें ये माफिया। दोनों बातें ठीक है। ये आपकी इस हद तक ये बात ठीक है कि हर चीज में माफिया, और हकीकत ये है कि क्या माफिया नहीं है इस मुल्क में? आप जहां जाएं, क्या पेट्रोलियम में, क्या आटा माफिया, क्या चीनी माफिया नहीं है? सरपरस्ती है माफिया को, किसकी सरपरस्ती? देखें ना, हुकूमत की सरपरस्ती थी अगर किसी जमाने में थी। अब ये आपने देखा है कि जिस वक्त चीनी माफिया की रिपोर्ट आई या पेट्रोलियम की आई, हमने हुकूमत में बैठे हुए थे और हमारे हलीफ, हमारे हुकूमती ओहदेदारान और हमारे मुखालफिन, हमने अक्रॉस द बोर्ड सबको रगड़ दिया। अब हुकूमत का काम यह नहीं होता सजा देनी है। अगर यह हाल होता हुकूमत का तो अब तक ये जो पीडीएम इतने जलसे कर रही है या ये जो शोर है ये आपको नजर ना आता। हुकूमत निशानदेही करके इदारों को रिपोर्ट्स भेज देती है, अब इदारों ने अपना काम करना है। अब इसमें एफआई है, इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, इसमें नैब है, इसमें अदालतें हैं, और ये सारा काम पहले दिन से हो रहा है जिस दिन से ये तहकीकात पब्लिक हुई हैं। अब देखें, हम तो चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन के बाद हमें मेजॉरिटी मिले, हम कानून बनाने के काबिल हों और हम सख्त करप्शन के खिलाफ कानून बनाएं। आपको लगता है मेजॉरिटी मिल पाएगी? इंशाल्लाह, इसके अलावा चारा ही नहीं है। हम मेजॉरिटी लेके दिखाएंगे। ये ज्यादा लंबी बात नहीं है, मार्च में हम दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे। पीडीएम जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं आपको दो बातें बता दूं। मैं ना पीडीएम की बात करती हूं, ना मैं हुकूमत की बात करती हूं, मैं ये आज शो कर रही हूं सिर्फ आवाम के लिए। मैंने पीडीएम का जिक्र एक दफा नहीं किया। इलेक्शन भी होगा, वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और हम मेजॉरिटी भी लेंगे। मैंने आपको बताया, मैंने पीडीएम का जिक्र एक दफा नहीं किया। मैं बात कर रही हूं आज आवाम की। मेरे सामने इस पूरे न्यूज़पेपर में 10 खबरें ऐसी पड़ी हैं कि फला चीज में। अच्छा, आवाम के लिए मैं 2 अच्छी खबरें आपको दे दूं, प्लीज ये भी सुन लें। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रेवोल्यूशनरी इकदामात होने जा रहे हैं, इनकलाबी। नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और केपी के एक घर में यूनिवर्सल सेहत कार्ड जा रहा है। इससे मुबर्रा के ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून लीग का, ये तहरीक इंसाफ का। हर आदमी के घर में एक सेहत कार्ड जा रहा है जिसमें हर आदमी को 1 साल का 8 लाख होंगे। सहूलियात की बात खुद कर ली आसिम साहब। नंबर 2, अद्वियात महंगी दूसरी हुई। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, देखें हम इस साल के आखिर तक अक्रॉस द कंट्री, कोई हमारा जहां हुकूमत है वहां नहीं, पूरे मुल्क में कराची तक खैबर इस चीज को इंश्योर करने जा रहे हैं कि कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा रोटी की हद तक। लेकिन ये हालात ये बहुत बड़ी अभी आवाम के साथ क्यों ये सब किया जा रहा है? अच्छी चीजें हो रही हैं, आवाम के लिए हो रही हैं। इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि ये वक्त जरूर आए। अद्वियात महंगी हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब बता दिया कि ये वजह थी अद्वियात महंगी होने की। अब ये जो आलात 100 रुपए का थर्मामीटर 250 में क्यों? अच्छा, एक तो अद्वियात ठीक है, ये महंगी हुई हैं। आपको पता है कि अद्वियात का एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा था कि अद्वियात की प्राइसिंग कैप लगी हुई थी, और जिस वक्त फार्मास्यूटिकल्स वो अद्वियात उस प्राइस पर नहीं बेच सकती थी तो उन्होंने एक तरीका पकड़ लिया था कि पिछले 8 साल से वो जरूरी अद्वियात ब्लैक हो रही थी। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, एक तो दवाई मिले ही ना, दूसरा ऑप्शन ये है कि दवाई ब्लैक में मिले, 10 रुपए की दवाई 25 रुपए में मिले और ढूंढ ढूंढ के चोर दरवाजों से मिले, और तीसरी ऑप्शन ये थी
कि आप उनको जेन्युइन कीमत पर बेचने की इजाजत दें, ताकि कम से कम आपको फौरी वो दवाई मिल तो जाए। मतलब मुझे बताएं ना कि आपका प्यारा अस्पताल में पड़ा और आप दवाई ढूंढते फिर रहे हैं ब्लैक में। साहब यहाँ पे तो फिर हालात हम ये कह रहे हैं कि जब कोई रास्ता नहीं निकला, आपने चीज महंगी की और फिर आपने ये रास्ता हमने सिर्फ अवाम को ये आसानी दी कि अगर उसने दवाई लेनी ही महंगी है तो फिर ब्लैक में ना ले, वो मार्केट से ले ले, कम से कम उसको जल्दी तो कोई चीज मिल जाएगी, बजाय इसके कि वो भागता फिरे। ताकि अद्वियात की जब कीमत कम होगी वो तो होगी। पिछले दौर में भी सिर्फ कीमत कम थी, उस कीमत पे दवाई मिलती नहीं थी। ये एक ढकोसला था, अवाम को एक चक्कर दिया जा रहा था, वो चक्कर खत्म किया है सिर्फ। दवाई तब भी ब्लैक में महंगी मिलती थी, ये आप लेकिन अवाम को मुफ्त अद्वियात अस्पतालों में मिलती थी, ये चीज तो आप एग्री करेंगे? नहीं, लेकिन उस वक्त सेहत कार्ड नहीं मिलता था। अब इतनी बड़ी फैसिलिटी मिलने जा रही है तमाम अवाम को कि आपको तमाम सूबे में एक एक घर में आपका हर किस्म का इलाज होने के लिए आपको एक सेहत कार्ड मिल रहा है, जिसमें आपको बड़ा रिजनेबल अमाउंट मिलेगी। आप अपने प्यारों का फौरी इलाज करा सकते हैं उधार लिए बगैर अपने रिसोर्सेज से। तो दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन। चलिए जी, ये अच्छे की उम्मीदें तो हमें बहुत दिलवाई जा रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा वक्त नजर भी आ जाए, आवाम को इसका फायदा भी हो जाए। ओवरऑल हम महंगाई की जो बातें हैं वो जरूर कर रहे हैं। जहां पर हमने अशिया जरूरिया के इस्तेमाल की बात की, वहीं हमने अद्वियात की भी बात की। आसिम साहब, ये यूटिलिटी स्टोर जो हैं ये क्यों बनाए गए थे? वैसे आपकी चाय पी के मुझे अंदाजा हो रहा है कि चीनी वाकई महंगी हो गई है। ये शायद इस वजह से, इसमें मेरा कोई प्लान नहीं था। अब किचन के लोगों को अगर ये कहा गया है कि चीनी उन्होंने नाप तोल के साथ के मेहमानों को चाय में चीनी नहीं देनी, तो शायद ये यही वजह थी कि उन्होंने चाय में चीनी कम रखी है। खैर, यूटिलिटी स्टोर की तरफ आ जाए। यूटिलिटी स्टोर बंद क्यों नहीं किए जा रहे? सहूलत बाजार तो बंद करें। नहीं, सहूलत बाजार इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि हम मॉडल बाजार का जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिवाइव करें। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 2-3 चीजें जो हमने इनोवेटिव की हैं कि पहले तो हमने 50 अरब रुपए की यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी दी हुई है। दूसरी बात ये कि हम यूटिलिटी स्टोर को रिवाइव कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर हमें इनहेरिटेंस में मिला था, इसको हम रिवाइव कर रहे हैं। पहले यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहे थे, अब यूटिलिटी स्टोर बढ़ रहे हैं। किए जा रहे हैं कीमतें ज्यादा करके? नहीं, कीमतें ज्यादा नहीं, देखें कीमतें कंपैरिजन में ही रहेंगी। अगर बाजार में कोई चीज 10 है तो मैक्सिमम आप 8 पे जा सकते हैं, मुफ्त नहीं जा सकते। 21 रुपए घी का महंगा हो जाना आपके लिए मैटर नहीं करता? अब हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा देखें, अब एक बात मुझे क्या लगे दे, फिर बात पीछे चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंडस्ट्री थी, जो हमारी इकोनॉमी थी, वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नहीं रही। वो पिछले 20 सालों में ट्रेड बेस्ड हो गई, और ट्रेड में भी इंपोर्ट बेस्ड। हम हर चीज इंपोर्ट करते थे। शहर में कूड़े की सिचुएशन, महंगाई किस तरह से कंट्रोल हो सकती है, कितना वक्त लग सकता है, आवाम के लिए क्या पैगाम? अच्छा देखिए, महंगाई फिर बात यह है कि जब तक आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स सही डायरेक्शन में नहीं ना चलेगी, आप आर्टिफिशियल चीजों से निकल के रियल उस पर नहीं जाएंगे। आवाम को इन चीजों से नहीं लेना देना फिर नहीं, लेकिन महंगाई ठीक इसी तरह ही होगी। आवाम को यह बात समझाने की जरूरत है, जब तक हम फॉरेन रिजर्व में से $7 बिलियन आर्टिफिशियली मार्केट में इंजेक्ट करके डॉलर को नीचे रखेंगे ना, तो फिर ये बड़ी टेम्परेरी वो होगा, सेटलमेंट होगी। अच्छा, अगर हमने दायमी बुनियाद पर महंगाई को कंट्रोल करना है तो फिर मुश्किल फैसला करना पड़ेगा। महंगाई की डायरेक्शन ठीक हो रही है, फैसला हो रहा है कि इसी तरह से चीजें महंगी होती जा रही हैं। अब नेशनल इकोनॉमी जो है वो 2-4 दिनों में या 1-2 सालों में ठीक नहीं होगी, हमें पहले डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। आसिम साहब, शहर की सफाई के हवाले से क्या आपके पास, इतना मेरे पास वक्त नहीं कि हम डिटेल में डिस्कस करें, शहर साफ होने के लिए प्लान रखा है क्या? हमें आने वाले दिनों में शहर साफ नजर आएगा? बिल्कुल, फौरी आपके पास टाइम कम है। देखें, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे इंटरनेशनल कंपनी से, उनके साथ आखिर में झगड़ा हो गया, उन्होंने कूड़ा उठाना बंद कर दिया और हमारी मशीनरी तक रसाई रोक दी। हम गए, मशीनरी पकड़ी, लेकिन वो अदालत में चले गए। 31 जनवरी को हमें मशीनरी तक रसाई मिली है। 25,000 टन कूड़े का लैग था, उस लैग को हम 20,000 टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। आज सुबह मेरी बात हो रही थी मियां असलम इकबाल से, हमारे बड़े डूअर किस्म के मिनिस्टर हैं, उनको इख्तियार दिया गया है 15 तारीख तक इंशाल्लाह बकिया 5,000 टन कूड़ा भी साफ हो जाएगा। मशीनरी रिवाइवल की तरफ चली गई है, कंटेनर्स खरीदे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बड़ी जरूरी है, 2011 में जो हमारे पिछली हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 368 रुपए किलोमीटर सफाई का, आज 2021 में हमने 304 रुपए में किया है। आसिम साहब, मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये एंड पे कहने वाले हैं कि आपने घबराना नहीं है। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात अब बिल्कुल नहीं घबराना, मुल्क बड़े महफूज हाथों में है। लेकिन आप इस बात को सोचें कि क्या वजह थी कि 2011 में पर किलोमीटर कॉन्ट्रैक्ट 368 रुपए का और 2021 में पर किलोमीटर कॉन्ट्रैक्ट 304 रुपए। सर, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं, हम आवाम की बात कर रहे हैं। हमें शहर साफ सुथरा चाहिए। आपका शहर 15 तारीख के बाद ना सिर्फ साफ सुथरा होना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपको सालाना 4 अरब रुपए भी बचा के दिखाएंगे इसी
इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच। और मैं दुआ गो हूँ, आई होप कि जो प्लान आपने किए हैं महंगाई कंट्रोल करने के, कम से कम महंगाई चीनी पे ना सारा कुछ डाल दिया करें। वो कहानी जो है वो 100 रुपए तक अगर पहुंची है तो यही वजह थी कि चीनी भी कम हो गई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट से आपको मिलवाने वाले हैं। और जब मेरी गुफ्तगू हुई तो मुझे ये भी बताया गया उनकी जानिब से कि ये जो क्वारंटीन का टाइम था, जो घरों में रहे, इस इतने से टाइम में इतना ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। तो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं जो कि ज़बरदस्त खताती करती हैं और तकरीबन 2 से 3 माह में उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, सीखा। जज्बा होना चाहिए तो आप कुछ भी सीख लेते हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं मुस्फिरा आकाशा, जो कि 5th क्लास की स्टूडेंट हैं, खताती करती हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत उनका काम भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम अपनी मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, 5th क्लास की आप स्टूडेंट हैं और ज़बरदस्त काम हमने आपका देखा, खताती आप करी हैं, किस तरह से आइडिया आया? मेरा आइडिया आया कि मेरे अब्बू कैलीग्राफर हैं। बहुत जनरेशन से हमारी फैमिली ये कैलीग्राफी कर रही है, तो मैं उनको देख देख के ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोशिश करूं। मैंने कोशिश किया और मेरा उस पर दिल बैठ गया। मैंने करती 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 मैंने इतना उस पर सक्सेस डाला कि मैं और इतना अच्छा काम करके भी दिखा दिया। अच्छा कुछ टिप्स हमारे नाजरीन के साथ, क्योंकि बच्चे इतनी छोटी एज में कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा काम वो कर लेंगे। कुछ टिप्स शेयर करना चाहोगे कि किस तरह से जो बच्चे देखते हैं, शौक रखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए पहले तो कोर्स लें। ठीक है। कैलीग्राफी में वो कोर्स मेरे पापा देते हैं और मैं भी हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी का कोर्स देती हूँ। मैं पहले वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, इंटरव्यूज़ भी लेती हूँ ताकि दूसरों को पता चले कि मुझे कैसे शौक पड़ा, मेरा नाम क्या है और सारा मेरे बारे में पता चला। सही। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है, कितनी क्या क्या बेसिक्स क्या होती हैं? पहले आपको वो सीखनी है फिर आपको आगे चलना है। बेसिक्स क्या होती हैं इसकी? पहले हम बेसिक स्ट्रोक्स पे जाते हैं, जैसे हमारे पास है नुक्ता, स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। सही सही। ये आगे जब हम अलिफ बे ते लिखते हैं तो ये आपकी मदद करते हैं बीच में। सही। इसमें कलर्स का रोल क्या है? आपका काम हम दिखा रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है और मुनफरिद नज़र आ रहा है, तो कलर्स का इसमें क्या रोल है? किस तरह से डिसाइड करती हो कि इसको इस तरह से काम किया जाना है, इसको प्रेजेंट इस तरह से करना है, ये वर्डिंग लिखनी है, इसका प्लान ये होगा, और फिर टाइमिंग इसमें कितनी लग जाती है? द मेन पार्ट इज़ कि एक दफ़ा मेरे वालिद मुझे एक कहानी बता रहे थे कि जब वो कॉलेज लाइफ में होते थे और जब वो खताती सीख रहे थे, उनके पास NCA में उनके पास एक प्रोजेक्ट था कि उन्होंने एक कोई डिफरेंट सी चीज़ बनानी थी। उनके पास था 1 साल, 8 महीने उन्होंने सोचा और 2 से 3 दिन उसको लग गए। अच्छा। और इतना वो प्यारा काम लगा। आपको बैठ के सोचना चाहिए और ब्रेक्स भी बीच में लेना चाहिए ताकि आपको पता चले। अगर आपकी आईज का वो हो जाता है ना कि ये चीज है, तो ऐसे लगता है कि कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पता चलेगा कि ये टेढ़ी मेरी लाइन है, ये ऐसे है, ये वैसे होना चाहिए, और सोच समझ के करना है। अच्छा, ये जो कलर्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, आपने लिख लिया, उसमें आप कलर्स ऐड करने हैं, वो किस बुनियाद पे करती हो? क्या सोचती हो किस तरह से अट्रैक्शन उसमें लेकर आई जा सकती है? मैं ऐसे अट्रैक्शन सोचती हूँ कि कौन सा सही कलर लगेगा, जैसे पिंक और ब्लू, रेड और ब्लू, या येलो और ग्रीन। ठीक है। ऐसे करके ये बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ वो करते हैं, ब्लेंड भी करते हैं और अच्छा लगता है। सही। कलर्स कुछ स्पेसिफिक इसके लिए यूज होते हैं? क्योंकि जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनको ये बेसिक्स चीजें भी बताना जो है वो बहुत जरूरी है कि खताती में यही स्पेशली कलर यूज होते हैं, इनसे आपकी खताती खुशनुमा नजर आ सकती है। आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा कलर यूज करना है। अगर आपके पास वो वाला कलर है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास डिफरेंट है आप देखिए, यानी क्वालिटी मैटर नहीं करती है कलर्स की। सही। मुझे ये बताएं, आप स्टूडेंट्स को सिखाती भी हैं, तो ये आइडिया कैसे आया? अभी तो 2-3 माह हुए आपको खुद काम करते हुए, साथ ही साथ सिखाने का आइडिया भी आ गया। ये आइडिया आया मुझे कि
मैंने कहा अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई दूसरे भी भी कर सकता सकते है। हैं। सही सही, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जहाँ खुद काम कर रहे हैं आप दूसरों को भी सिखा रहे हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या इसको आगे लेके चलना है? हाँ जी, मेरा दिल चाह रहा है कि जहाँ तक एंड तक मास्टर कर लें। जो ये टेक्नोलॉजी और ऐसे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, वो एक कोई अच्छा स्किल सीखे, कोई और स्किल सीख सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैलीग्राफी स्किल्स करूँ इसे, क्योंकि मैं थोड़ी सी अच्छी हूँ। मैंने थोड़ा सा पापा से भी देखा है। स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती है? कितना टाइम देती हो? मैं एटलीस्ट 1 आवर देती हूँ कैलीग्राफी को, और स्टडीज भी अपनी कर रही हूँ साथ सही, साथ। यानी आप कम टाइम दे के भी अच्छा काम सीख सकते हैं। सही, मुझे ये बताएगा, मुस्फिरा आपका नाम है। अब हमारे पास चूंकि वक्त कम है, इस नाम का इतना खूबसूरत सा नाम है, क्या मतलब है? इसका नाम है क़यामत वाले दिन जिन लोगों के रोशन चेहरे। रोशन चेहरे होंगे, यानी रोशन चेहरा इसका मतलब है। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। कोई मैसेज देना चाहोगे अपने जितने बच्चों को जो कि कुछ करना चाहते हैं, किस तरह से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि आप लोग टेक्नोलॉजी का अपना टाइम बंद करें और कोई नया स्किल सीखें। यानी जो मोबाइल्स वगैरह पे बच्चे टाइम वेस्ट करते हाँ जी। हैं, वो टाइम वो वेस्ट करना छोड़ दे और कुछ अच्छा सीखे जिनका फायदा भी उन्हें हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास हैं आज डिफरेंट मोबाइल रेट्स। आप अगर प्लान करें मोबाइल खरीदने का तो रेट्स आपके साथ डिस्कस कर देंगे, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पहला मोबाइल है जी ओप्पो रेनो और इसकी प्राइस क्या है? 69,999 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है ओप्पो F11 Pro और ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी प्राइस है 54,999 रुपीज़। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास ओप्पो A92 मोबाइल और इसकी प्राइस है 39,999 रुपीज़। ओप्पो A52 मोबाइल 34,999 रुपये, 34,999 रुपीज़। जी, तो मोबाइल रेट्स क्या है ये तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट। आपको बताते हैं कि आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। ब्रांड्स हैं हमारे पास कुछ जहां पे सेल्स लगी हैं, आप जाएंगे और सेल से फायदा उठा सकते हैं। ओरिजिन है, अप टू 50% यहां पर ऑफ है। अलकरम स्टूडियो और यहां पर अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड जे डॉट, यहां पर अप टू 60% ऑफ है। इसके बाद ये लेयर क्लब है और यहां पर अप टू 50% ऑफ है। जी, तो सेल्स आपने जान ली, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। डिफरेंट करेंसी रेट्स हैं हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। जी, तो नाज़रीन, अहमद फराज के बारे में तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो हमारे पास है जी मीट रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी। बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं 450 रुपीज़ में और इसी तरह बीफ लेंस आपको मिलेगा यहाँ से 565 565 रुपए किलो। मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1150। मटन मिंस यहाँ पर अवेलेबल है पर केजी
1390 रुपीज में 1390 रुपए। चिकन रेट क्या है? जिंदा मुर्गी 149 रुपीज में आपको मिलेगी। इसका बना हुआ गोश्त 216 रुपए किलो में आप खरीद सकते हैं। जी, इसके बाद है हमारे पास फिश रेट। अगर आप जाएंगे ज़ेनिथ शॉप पे तो यहाँ से फिश रेट आपके पास पर केजी होंगे। रहू फिश है जी, अवेलेबल होगी 415 रुपए पर केजी में। और अब शामिल कर लेते हैं एग रेट। सबसे पहले हमारे पास होगी जी रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक 174 रुपए दर्जन 174 रुपीज में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पर अगर आप जाएंगे 2 रुपए की आप बचत कर सकते हैं और 172 रुपए दर्जन में अंडे खरीद सकते हैं। और इसके साथ गोदमे पे अगर आप जा रहे हैं 173 रुपीज में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये थे आज के रेट्स आपके साथ शेयर किए। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।